हे एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है मिस्टर राजीव अग्रवाल। मिस्टर राजीव अग्रवाल फंड मैनेजर है दूरदर्शी फंड के। ये जो दूरदर्शी फंड है ये यूएस बेस्ड फंड है जो इंडियन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता है। राजीव सर को 15 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग और ये वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। आज इस इंटरव्यू में हम उनसे बात करेंगे वाई ही इज़ बुलिश ऑन इंडिया और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जहाँ पे उनको लगता है कि आगे ग्रोथ हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप? हेलो, बहुत बढ़िया। आपका इस इंटरव्यू में आज बहुत मज़ा आएगा बिकॉज़ आप यूएस बेस्ड हैं तो वहाँ पर एक्चुअली क्या चलता है आपको ये भी पता चलेगा एंड ऑल्सो आप इंडिया में भी इन्वेस्ट करते हैं सो इंडियन मार्केट्स में एक्चुअली क्या सिनेरियो है उसका भी पता चलेगा। सो बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके। हुँ, तो सर शुरुआत मुझे लगता है इससे बेस्ट क्वेश्चन ये नहीं हो सकता जैसे आपका 23 में अगर मैं इंडियन मार्केट्स की बात करूँ सो मार्केट आउटलुक आपको क्या लगता है 2023 में? अच्छा हाँ, नहीं बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और ये सभी को काफ़ी इंटरेस्ट रहता है इस क्वेश्चन के लिए। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ना हम जब इन्वेस्ट करते हैं, तो हम मैक्रो पे इतना ध्यान नहीं देते हैं या मैक्रो के बेसिस पे हम नहीं इन्वेस्ट करते हैं। हम मैक्रो अवेयर होते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि भई क्या चल रहा है ना? हुँ, तो यदि आप इंडिया की बात कर रही हैं, तो इंडिया में मेरे को लगता है कि इंडिया वर्ल्ड के मुकाबले और जैसे आपने बोला कि मैं यूएस बेस्ड हूँ और हमारा यूएस में फंड है जो इंडियन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता है। तो मुझे लगता है कि यदि मैं इंडियन इकोनॉमी को कंपेयर करूँ वर्सेस यूएस इकोनॉमी या वर्ल्ड इकोनॉमी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन इकोनॉमी काफ़ी अच्छे स्पॉट पे है, वेरी स्वीट स्पॉट और उसका कई रीज़न्स हैं मेरे माइंड में। एक तो है कि इंडिया में अब आप देखिए तो जो रियल एस्टेट है आफ्टर ऑलमोस्ट अ डेकेड इट इज़ नाउ कमिंग बैक 2022 में ज़्यादातर रियल एस्टेट कंपनीज हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि कितने अच्छे सेल्स हो रहे हैं उनके और ये आपको बता रहा है कि लोगों की डिमांड रियल एस्टेट में वापस आ रही है एंड रियल एस्टेट इज़ एक्चुअली अ गुड बैरोमीटर ये बताने के लिए कि उससे बाकी सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी कैसा करेंगी, चाहे वो स्टील सेगमेंट देख लो, आप सीमेंट सेगमेंट देख लो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देख लो, लेबर की डिमांड देख लो, तो मुझे लगता है एक ये बहुत बड़ा फैक्टर जो अभी तक इन द लास्ट 10 साल में जो नेगेटिव चल रहा था इंडिया का, इज़ नाउ बिकमिंग पॉजिटिव और वो है कि रियल एस्टेट इज़ पिकिंग अप। दूसरी बात मुझे लगती है, जो कि अगेन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इज़ कि अब बैंकिंग में जो क्रेडिट साइकिल जिसे बोला जाता है, जो लोन की डिमांड होती है, वो अगेन आफ्टर मैनी इयर्स इज़ अगेन पिकिंग अप। तो यदि आपने देखा होगा तो 2022 में अ, हमारा जो बैंक क्रेडिट है, वो 15% प्लस ग्रो किया है, बैंक प्लस एनबीएफसी क्रेडिट। और क्रेडिट ग्रोथ कब होती है? जब डिमांड हो इकोनॉमी में। और दूसरी बात है कि एक तो क्रेडिट ग्रोथ हो रही है बट ऑल्सो जो स्ट्रेस है लोन्स का स्ट्रेस जहाँ लोग लोन ले लेते हैं बट पैसे वापस नहीं दे पाते हैं जिसको डेलिंक्वेंसी बोलते हैं तो वो डेलिंक्वेंसी रेट भी काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है मीन्स कि जो लोग लोन्स ले रहे हैं वो उस लोन्स को वापस कर पा रहे हैं और उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो ये अगेन एक इंडिकेशन है मेरे हिसाब से कि लोगों के पास पैसा है बट ऑल्सो लोग अपनी पुरानी लाइफस्टाइल पुरानी एबिलिटी ऑफ बिल्डिंग बिजनेस जो भी है वो उसको वापस स्टार्ट कर रहे हैं क्रेडिट साइकिल ऑब्वियसली का एक और रीज़न है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल इंडिया में काफ़ी स्ट्रांगली पिक कर रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल जब होती है तो उससे क्या होता है कि आपकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स गोज अप और उसके कारण भी सभी सेगमेंट्स में डिमांड आती है और मुझे लगता है कि अभी इंडिया में जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल अभी शुरू हो रही है, ये काफ़ी साल चलती है। तो ऐसा नहीं होता है कि 1 साल स्टार्ट हो और इमीडिएटली बंद हो जाए और अभी तो हम सिर्फ स्टार्टिंग ही देख रहे हैं। और मैंने अभी बड़ी रिसेंटली ही एक न्यूज़ आर्टिकल देखा था, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी पावर प्लांट्स हैं,
जो इवन इंपोर्ट करते हैं कोल को, दे शुड बी प्रिपेयर्ड टू रन एट फुल कैपेसिटी, है ना? इसका मतलब ये है कि इंडिया में पावर डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और ये एक और बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है कि डिमांड कैसी है इंडियन इकोनॉमी में। यदि आप मेरा बॉटम लाइन पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि आज की वर्ल्ड एनवायरनमेंट में इंडिया इज़ बहुत ही अच्छी पोज़ीशन में है। और उसका कई रीज़न्स हैं, कुछ मैंने लेड आउट किए हैं और कुछ मैं और बता सकता हूँ। पर ओवरऑल आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि हम इंडियन इकोनॉमी में एंड इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। ओके, तो सर फिर इंटरनेशनल इक्विटीज बेच के इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें। हाँ, तो एक्चुअली हमारा जो फंड है दूरदर्शी इंडिया फंड, जिसका मैं फंड मैनेजर हूँ, तो हमारा तो नाम में ही इंडिया लिखा हुआ है ना? और जी। एक्चुअली दूरदर्शी, जैसे कि आपके ऑडियंस को भी पता होगा, दूरदर्शी मतलब फार साइटेड, समबडी जो आगे का हुँ। देख सकते हैं या जो बैलेंस्ड व्यू रख सकते हैं। तो हमारा तो यही व्यू है कि एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इक्विटीज़ नॉट ओनली 2023 के लिए बट ये जो हमारी 2020 की दशक है, इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन इकोनॉमी भी बहुत अच्छा करेगी और ये धीमे-धीमे अब ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस मान रहे हैं। तो हमारा तो पूरा फ़ोकस इंडियन इक्विटीज़ पे ही होता है और द आइडिया इज़ कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, जिनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है बट उनको आइडिया नहीं है कैसे करें, तो वो हमारे साथ जुड़ के हमारे फंड में इन्वेस्ट करते हैं और हम इंडियन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। सर जैसे अभी आपने फाइनेंशियल सेक्टर की बात की, देन आपने इंडिया में जो केपेक्स हो रहा है, तो इससे मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ जैसे एक फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है प्लस एक जहाँ पर केपेक्स साइकिल ज़्यादा होती है या ऐसी इंडस्ट्रीज़ या ऐसी कंपनीज़ जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली केपेक्स से रिलेटेड है, वो कंपनीज़ अच्छा करेंगी। तो सर अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि नेक्स्ट 5 टू 6 इयर्स ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं या जिन जिन सेक्टर्स में टेलविंड्स हो सकती है, उस रिलेटेड कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आप बता सकते हैं? ऑफ कोर्स ये जो भी स्टॉक्स आप बताएँगे ये मैं व्यूअर्स को बता दूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स लेंगे। हाँ, तो देखिए एक्चुअली यदि आप इकोनॉमी की बात करेंगे, तो जैसे मैंने कहा कि मैं तो काफ़ी बुलिश हूँ इकोनॉमी के लिए और अब उससे रिलेटेड सेक्टर्स क्या हो सकते हैं, कुछ तो मैंने इंडिकेट किए ही हैं। जैसे कि हुँ, फाइनेंशियल्स, मेरे हिसाब से फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छा करना चाहिए। नाउ फाइनेंशियल्स क्यों अच्छा करना चाहिए? बिकॉज़ आप देखिए यदि इंडियन इकोसिस्टम में तो जो क्रेडिट टू जीडीपी है या डेट टू जीडीपी है ऑफ हाउसहोल्ड्स, वो बहुत कम है। तो अब जैसे-जैसे इंडिया में एस्पिरेशंस लोगों की बढ़ रही है, वैसे-वैसे लोग प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, सर्विसेज़ खरीदना चाहते हैं और यदि उनके पास पैसा नहीं है, तो वो लोन लेके वो चीज़ें खरीदना चाहते हैं। तो इसलिए और आज की डेट में सबको ये लगता है भई सब कुछ हमारे पास होना चाहिए, भले ही हम उसके लिए ओवरटाइम पे करें, है ना? हुँ, तो देयरफॉर एक तो मुझे लगता है फाइनेंशियल सेक्टर विल डू वेल और एक और बात है फाइनेंशियल सेक्टर में इंडिया में कि अब आप देखिए यदि तो जो सबसे बॉटम ऑफ द पिरामिड जो होते हैं लोग, है ना? जो रूरल में हैं या दे आर मतलब खेती-बाड़ी कर रहे हैं या जैसे भी छोटा-मोटा जॉब कर रहे हैं। आप यदि उनकी सिचुएशन लीजिए और आप बोलिए कि उनको हम कैसे बेटर फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, कैसे उनकी लाइवलीहुड इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें आप नोटिस करेंगे कि यदि उनको थोड़ा-सा भी क्रेडिट मिलता है, तो या वो एक कैटल ले लेते हैं कि गाय ले ली, बफ़ेलो ले ली, उसी से मिल्क से दे कैन इम्प्रूव उनकी अर्निंग्स ड्रामेटिकली। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है, वो ये होने वाला है कि जो सबसे बॉटम ऑफ द पिरामिड लोग हैं, जिनके पास इनफ पैसे अभी नहीं है, जैसे ही उनको थोड़ा बहुत लोन वगैरह मिलेगा, उनकी लाइवलीहुड काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हो जाती है कंपेयर टू वेयर दे वर। हुँ, और इसलिए उनके पास फिर पैसा आता है और वो जो है दैट अलाउज़ देम टू बाय नई चीज़ें और उसके कारण वो अच्छा करते हैं। और इसके लिए काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जो एमएफआई सेगमेंट है, माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट। नाउ माइक्रो फाइनेंस जो है वो वाला सेगमेंट में काफ़ी कंपनीज़ हैं।
मैं इंडिविजुअल नेम्स तो नहीं लूँगा, बट लोग अपने आप देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है व्हिच इज़ जॉइंट लेंडिंग, वेयर कि आप एक जन को लोन नहीं देते हो, आप ग्रुप को लोन देते हो और जो ग्रुप है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके लोन को वापस करने के लिए। तो इट इज़ अ प्रीटी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इंडिया में अब आप देखिए कितने दशकों से हम पॉवर्टी एलिविएशन की बात कर रहे हैं। बट पॉवर्टी एलिविएशन ऐसे नहीं होता कि आपने कुछ पैसे दे दिए तो पॉवर्टी एलिविएशन हो गया। पॉवर्टी एलिविएशन तब होता है जब लोगों की कैपेबिलिटी बनती है। कैपेबिलिटी कब बनती है? जब उनके पास कुछ पैसा होता है जो वो इन्वेस्ट कर पाएँ और इसलिए लोन्स लेना इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। एंड मैंने खुद ही नोटिस किया है कि जब मैं किसी अपने ड्राइवर को जैसे कुछ लोन चाहिए था एंड ही मतलब उसने मेरे से बोला कि भाई मुझे 10% पे भी ब्याज नहीं मिल रहा, 10% महीने ब्याज पर ब्याज नहीं मिल रहा है। नाउ आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी डिफ़िकल्टी होती है इस तरह के लोगों को लोन लेने में। बट अब नए इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं और वो अनेबल कर रहे हैं। तो एक एक ये पर्टिकुलर सेक्टर मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा करेगा। दूसरा मैंने बताया कि मेरे हिसाब से रियल एस्टेट इज़ अम, अभी नई साइकिल स्टार्ट हो रही है और ये साइकिल आप कभी भी कोई भी सेक्टर की साइकिल देखिए, तो ऐसा नहीं होता है कि वो 1 आध साल में बंद हो जाए। तो मुझे लगता है कि इंडिया में जैसे पिछले 10 साल में रियल एस्टेट की प्राइसेज़ नहीं बढ़ी हैं और पिछले साल 2022 में स्टार्ट हुआ है अब इम्प्रूव होना और मुझे लगता है कि गिवन कि प्राइसेज़ नहीं बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड टर्म्स में तो प्राइसेज़ काफ़ी कंपेलिंग है आज भी। भले ही चाहे इंटरेस्ट रेट थोड़े बढ़ गए हैं, लेकिन आज भी काफ़ी कंपेलिंग है। और उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आप देख लीजिए जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी गवर्नमेंट बहुत फ़ोकस दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जो लोग देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, वो वहाँ वहाँ पे भी लोग सोच सकते हैं। बट मैं हमेशा एक चीज़ सबको कॉशन करना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी की एडवाइस मत लीजिए इन क्या खरीदना है, बेचना है। आपको अपना खुद का काम करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि क्यों आपको वो कंपनी पसंद है। बिकॉज़ यदि आपने कोई भी कंपनी खरीदी और आप नहीं समझते हो कि वो कंपनी क्यों अच्छा करेगी, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि आपको उसमें पैसा नहीं बनेगा। और वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आप जब उसमें इन्वेस्ट करोगे, किसी ने बता दिया, आपने इन्वेस्ट कर लिया, लेकिन आप कब उससे बाहर आओगे? जब वो ऊपर जाएगा तब आओगे, नीचे जाएगा तब आओगे, आपको कोई आइडिया नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा सभी को कि आप इतनी मेहनत करते हैं अपना पैसा कमाने में, तो थोड़ी मेहनत पैसा इन्वेस्ट करने में भी करिए और डिसाइड करिए कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप बिज़नेस को समझिए। कैसे बिज़नेस पैसे बनाता है, कैसे कंपनी पैसे बनाती है, उस कंपनी के क्या कॉम्पिटिटर्स हैं, वो उसकी मैनेजमेंट कैसी है। ये सारे फैक्टर्स जब आप कंसिडर करेंगे, तब आपका जो एनालिसिस होगा विल गिव यू सम कन्विक्शन कि मुझे क्या करना चाहिए और उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट करिए। सर इसके ऊपर मेरा एक्चुअली क्वेश्चन है जो हम 2 मिनट में इसके बारे में बात करेंगे। और हाँ जी। जैसे अभी आपने सेक्टर्स की बात की, सो आपने कहा कि फाइनेंशियल सेक्टर एक हो सकता है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, केपेक्स रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि इंडिया में केपेक्स साइकिल फिर से रिवाइव हुई है। तो सर और एक चीज़ जैसे हेल्थ केयर, अगर मैं बात करूँ हेल्थ केयर सेक्टर और से, एंड उसमें अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूँ, या जैसे यू डेवलप्ड कंट्रीज में हमने ये देखा गया है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन इंडिया में वही आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं हेल्थ केयर टोटल की बात करूँ जिसमें आपके मेडिकल डिवाइसेस भी आ जाते हैं, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो जाती है या हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, तो इस सेक्टर में मतलब आप क्या देख रहे हैं? मतलब इज द सेक्टर बुलिश? जिस जिस तरह से फाइनेंशियल सेक्टर्स में आप बुल रन एक्सपेक्ट कर रहे हो, वैसे ही हेल्थ केयर सेक्टर में आपकी कुछ राय? हाँ, नहीं एक्चुअली देखिए हेल्थ केयर इंडिया में ये तो मानना ही पड़ेगा कि हेल्थ केयर इज़ अंडर पेनिट्रेटेड मतलब वी डोंट हैव इनफ हॉस्पिटल्स एक्चुअली, है जी। ना? वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स या गुड हॉस्पिटल्स। और जब से कोविड हुआ है एवरीबॉडी हैज़ रियलाइज्ड कि भई हेल्थ केयर तो चाहिए ही, ये तो बेसिक नेसेसिटी ही है ना? लेकिन द ओनली प्रॉब्लम विद द हेल्थ केयर स्पेस मेरे हिसाब से इज़ कि देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स चेन्स दैट आर लिस्टेड। तो हुँ, आप 3-4 ही कंपनियाँ हैं। जी। नाउ उसके कारण क्या होता है कि जब इतने कम प्लेयर्स होते हैं, तो जो लिस्टेड होते हैं, उनकी वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हो जाती है, हुँ, राइट? बिकॉज़ ऑफ स्कार्सिटी वैल्यू। ये बात तो हमेशा सबको याद रखनी चाहिए कि भई
सेक्टर अच्छा कर सकता है, बट आपके इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है अच्छा करे। और उसका रीज़न ये है कि यदि आप बहुत महँगे प्राइस पे कोई चीज़ खरीदोगे, राइट? तो अब जैसे मैंने बताया कि हेल्थ केयर सेक्टर में यदि वो बिकॉज़ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स आर देयर सो द प्राइस इज़ हायर। तो मेबी एंड अगेन आई एम नो एक्सपर्ट इन इट बट इट इज़ डेफिनिटली अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर। आई थिंक सबकी इंटरेस्ट अभी आप चाहे डायग्नोस्टिक्स देख लीजिए, जी डायग्नोस्टिक्स इज़ ग्रोइंग सो फास्ट है ना? जी पर उसमें क्या हो रहा है कि कई प्लेयर्स आते जा रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन बढ़ता जा हम्म, रहा है। एंड व्हाट यूज्ड टू बी अ वेरी गुड सेगमेंट जो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा था, गिवन द कंपटीशन, द डायग्नोस्टिक जो हम चेक्स करते हैं उसकी प्राइसेस हैव कम डाउन, सो द हम्म, प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट एज गुड एज इट यूज्ड टू बी एंड देयर मोर प्लेयर्स टू इन्वेस्ट इन, है ना? तो वो उसके कारण और ये वाला जो है प्ले हर जगह रहेगा कि यदि लिमिटेड प्लेयर्स हैं, लोगों को लगा नहीं यहाँ अच्छा पैसा बन रहा है, तो नए प्लेयर्स आएंगे। एक और बात जो हेल्थ केयर में है ना, हेल्थ केयर में आप हॉस्पिटल्स बोल सकते हो बट फार्मा भी बोल सकते हो। फार्मा हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल। हम्म, फार्मा इन इंडियन यदि आप फार्मा कंपनीज को देखो जो सिर्फ इंडिया में फोकस करते हैं, मतलब जो लोग यूएस में करते हैं उनके अपने चैलेंजेस हैं, बट यदि आप फार्मा कंपनीज जो सिर्फ इंडियन फार्मा को फोकस करते हैं, दे हैव बीन डूइंग वेल। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, बिकॉज आपने एक बार दवाई बना ली, उसकी कॉस्ट कुछ ज़्यादा है नहीं। और वो क्योंकि इंडिया में ब्रांडेड फार्मा होती है, तो आपने बोला भाई मेरे को तो सेरिडॉन चाहिए या जो भी चाहिए, तो आप नाम से खरीदते हो, फॉर्मूला से नहीं खरीदते हो। जी तो जिसके पास सेरिडॉन की ब्रांड है, वो बहुत अच्छा करता रहेगा एज़ एन एग्ज़ाम्पल। एंड सर ऑल्सो जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च जो सीडीएमओ स्पेस है, नॉट नेसेसरी इन फार्मा या नॉट नेसेसरी इन केमिकल इंडस्ट्री, बट इंडिया को एज अ होल देखा जा रहा है कि हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर सकते हैं गिवन चाइना प्लस वन पॉलिसी जो भी चल रहा है। इवन यूरोपियन कंट्रीज भी ये देख रही हैं कि हम अपना सप्लाई चेन चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में आए। तो जहाँ तक बात ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की आती है या कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च की आती है, तो क्या आपको लगता है इंडिया एक्चुअली रेडी है? क्या इंडिया के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है टू टेक डाउन चाइना? हाँ, तो पहली बात तो आप देखिए यदि केमिकल इंडस्ट्री एज़ एन एग्ज़ाम्पल, केमिकल इंडस्ट्री इज़ लाइक अ ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री एंड चाइना इज़ द डोमिनेंट प्लेयर। इंडिया के पास मार्केट शेयर ऑफ द ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री इज़ नॉट दैट मच। हुँ, सो हम अभी जहाँ पे हैं, करंट पोजीशनिंग जो है हमारी, वहाँ पे यदि हमें इंक्रीमेंटल 1% 2% मार्केट शेयर भी हर साल आए, तो वो 20-25% 30% ग्रोथ हो गई। तो ये नहीं हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम चाइना से आगे निकल पाएँगे, बिकॉज़ वो तो काफ़ी काफ़ी लंबी जर्नी है। बट ये सोचने की ज़रूरत ज़रूर है कि क्या हम जो हमें ये अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, चाइना प्लस वन, यूरोप प्लस वन जो आप बोल हुँ, रही हैं, क्या हम उस अपॉर्च्युनिटी को एनकैश कर पाएँगे? और मुझे ऐसा लगता है यदि आप केमिकल कंपनीज़ के बारे में देखिए, पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। और वो ग्रोथ इसीलिए है बिकॉज़ इट्स नॉट कि केमिकल इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग दैट फास्ट, इट इज़ बिकॉज़ इंडियन कंपनीज़ आर गेनिंग मार्केट शेयर। हुँ, And that market share is coming from Chinese companies. But it is a very small gain. Even that small gain is very significant जो हमारे इंडियन कंपनीज को मिलता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि केमिकल इंडस्ट्री विल डू वेरी वेल बिकॉज एक तो अब कुछ क्लस्टर बन गए हैं, जैसे दहेज गुजरात में ये क्लस्टर बन गया है। तो अब एक बार क्लस्टर बन जाता है तो एक दूसरे से लेना, सोर्सिंग एंड सेलिंग बिकम्स ईजियर, है ना? तो वो क्लस्टर काफ़ी अच्छा बन रहा है और मोर एंड मोर कंपनीज अब आप देखिए यदि सब लोग बात करते हैं कि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, ग्रोथ करनी है, कैपेसिटी बढ़ानी है। तो एक तो वो बात हो गई। दूसरी बात हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो आई थिंक यदि आपने देखा होगा फाइनेंशियल ईयर 24 का जो बजट आया, उससे हुँ, पहले भी जो गवर्नमेंट के बजट आए हैं, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी जी, ज़्यादा जोर है। तो आई थिंक गवर्नमेंट रियलाइज़ कर रही है कि सर्विसेज़ तो हमारी स्ट्रेंथ थी ही, मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है और एट लीस्ट इन एरियाज़ वेयर देयर इज़ अ मूवमेंट कि भई ठीक है हम सप्लाई चेन को रोबस्ट बनाएँ, रेज़िलिएंट बनाएँ और इंडिया को लेवरेज करें। आई थिंक वहाँ पे अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। ओके। सो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सीडीएमओ या जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या जो बाहर के जो बड़े-बड़े जो इनोवेटर्स हैं, जो इंडिया में आउटसोर्स करते हैं, दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी।
करेक्ट। and India is in a good spot. Yeah, absolutely. So CDMO, CRO, all these things are very interesting spaces because इसमें आपको मैन पावर भी चाहिए, आपको स्किल सेट भी चाहिए एंड आपको मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, सभी कुछ चाहिए आपको। और इंडिया में आप देखिए हर साल कितने ग्रेजुएट्स आते हैं एंड देयरफॉर इंडिया हैज़ अ वेरी बिग एडवांटेज डेमोग्राफिकली, राइट? एंड एज infrastructurally we become stronger, I think the movement where people or countries or companies want to leverage India more, वो बढ़ता ही जाएगा। और मुझे लगता है कि जो जियो पॉलिटिक्स एंगल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, पीपल शुड नॉट अंडर एस्टिमेट दैट, बट द जियो पॉलिटिकल एंगल एंड हाउ इंडिया अपने आप को पोजिशन करेगा उस जियो पॉलिटिक्स में कैन मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। अच्छा, जैसे अभी आप कह रहे थे कि 2 मिनट पहले जो हमारी बात हुई थी, आप कह रहे थे कि आपको बिजनेस समझना बहुत जरूरी है, मोड्स के बारे में या मैनेजमेंट के बारे में। तो सर आप जब भी कोई भी सेक्टर में या कोई भी स्पेसिफिक कंपनी में जब आपको इन्वेस्ट करना होता है, तो आपके क्या स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज होते हैं? हाँ, ये देखिए एक्चुअली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पहले ये सोचना है कि क्या मुझे समझ में आता है कि कंपनी पैसे कैसे बनाती है। यदि आपको ये नहीं समझ में आता कि भाई कंपनी पैसे कैसे बनाती है और क्यों बनाती है और कॉम्पिटिटर से क्यों अच्छा करेगी, तो पहले तो आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए कि भाई होता क्या है बिजनेस में, ठीक है? तो वो एक बड़ी बात है। अब आपको ये समझना है कि ठीक है, अब मुझे ये समझ में आया कि पैसे बिजनेस में होता क्या है। अब आपको ये समझना है कि उनका जो इकोसिस्टम है, क्या मेन कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, इस कंपनी के क्या एडवांटेजेस हैं, वो आपको समझना है। अब ये सारे फैक्टर्स कि भाई आपको समझ में आ रहा है कॉम्पिटिटर कहाँ है, कहाँ ये स्ट्रांग है, कहाँ ये वीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तीसरा फैक्टर होता है देन कि क्या आप जो मैनेजमेंट है उसको आप उनको बिलीव कर सकते हैं कि मेरे हिसाब से इन इंडिया जब भी आप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, आपको यदि मैनेजमेंट में कंफर्ट नहीं है तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब मैनेजमेंट में कंफर्ट कैसे आएगा? आपको मैनेजमेंट का बिहेवियर ओवर टाइम देखना पड़ेगा, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या उन्होंने कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करी है कि नहीं करी है। और फिर लास्ट में आता है आपका वैल्यूएशंस, है ना? तो वैल्यूएशंस इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड देयरफॉर कितनी अपॉर्चुनिटी अपसाइड है, डाउनसाइड है, वो सबसे लास्ट में आता है। बट सबसे पहले आपको समझना है बिजनेस, उनका इकोसिस्टम, और उसके बाद आपको उनके मैनेजमेंट को समझना है। और यदि मैनेजमेंट आपको नहीं समझ में आए मेरे हिसाब से, देन यू शुड नॉट इवन वरी। तो यदि आपको लगता है यार मैनेजमेंट कुछ ठीक नहीं है, देन इंडिया में यदि मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो पैसे बनाना मुश्किल होगा। बिकॉज क्या होता है कि मैनेजमेंट यदि आपके साथ है तो आपके बहुत बड़ा टेलविंड हो सकती है, और यदि मैनेजमेंट आपके अगेंस्ट है, मतलब वो अपने लिए पैसे बनाना चाहता है, आपको आपको कुछ देना नहीं चाहता है, तो फॉरगेट इट। कितना भी अच्छा बिजनेस होगा, इंडिया में आपके पैसे नहीं बनेंगे। सर आप जब भी कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या जब भी जो भी आपकी स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज होते हैं, तो आपकी कोई ऐसी स्क्रीनिंग क्राइटेरिया कि मेरे को सेल्स ग्रोथ 15-20% ही चाहिए या 25% ही चाहिए? मतलब आप क्या एकदम हाई ग्रोथ स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, या 10-12% ग्रोथ भी यू आर ओके विद? तो एक्चुअली ये ना सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं है, आपको ये देखना है रिटर्न ऑन कैपिटल कैसा है, ग्रोथ कैसी है, कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी कैसी है, इंडस्ट्री जो है कितनी एसेट लाइट है या एसेट हैवी है, राइट? बिकॉज यदि एसेट हैवी इंडस्ट्री है तो जो भी वो पैसा कमाएंगे वो वापस उनको बिजनेस में डालना पड़ेगा यदि ग्रो करना है। तो इफेक्टिवली एज अ शेयर होल्डर तो आपको कुछ मिल नहीं रहा, मतलब ये ठीक है बिजनेस ग्रो हो रहा है तो आपको कैपिटल गेन्स हो सकते हैं, बट आपको कोई पैसा तो नहीं मिला। तो देयरफॉर एक इंडस्ट्री की जो इकोनॉमिक्स है, जब तक आपको वो नहीं समझ में आया और जब तक वो लुक्रेटिव ना लगे, बिकॉज यदि आप कई ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे कोई भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना होता, जैसे टेक्नोलॉजी देख लीजिए, टेक्नोलॉजी सर्विसेज बिजनेस देख लीजिए, राइट? उसमें जो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है कि आप नए कंप्यूटर्स खरीद लीजिए, राइट? वो इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट दैट इज अ मिनिस्क्यूल अमाउंट, राइट? बाकी सारी कॉस्ट क्या है? एम्प्लॉय कॉस्ट। तो उस केस में क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा मिनिमल है, आप ऑफिस रेंट पे ले लीजिए और आप अपना आराम से काम करते रहिए। तो उस सिचुएशन में आप
ग्रोथ नहीं भी है तो भी आपको हर साल डिपेंडिंग ऑन वैल्यूएशंस आपको काफ़ी कैश वापस मिल सकता है यदि मैनेजमेंट इज राइट, है ना। दूसरा बिजनेस अब आप देख लीजिए, लेट्स से स्टील बिजनेस, आई एम जस्ट मेकिंग अप बिकॉज स्टील इज अ वेरी हाईली कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस, राइट। उस केस में क्या होगा कि अब आप पैसे कमा रहे हो थोड़े बहुत, जो भी पैसे आपने कमाए, यदि आपको ग्रोथ करनी है, आपको नया स्टील प्लांट लगाना, उसके लिए नई जमीन भी चाहिए, यदि ग्रीन फील्ड है तो उसके बाद आपको सारा प्लांट लगाना। तो ये कहना कि भाई ग्रोथ 12% या 15% है इज वन एस्पेक्ट, बट द सेकंड एस्पेक्ट इज कि कितना उनको एडिशनल कैपिटल चाहिए, क्या वो डाइल्यूट करेंगे शेयर होल्डर्स को। तो अल्टीमेटली तो एज अ शेयर होल्डर यू केयर कि आपके शेयर्स पर शेयर वैल्यू कैसे ग्रो हो रही है ना। और उसके लिए ये सारे अदर फैक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन माय माइंड। So one of the screening criteria for you is कि आप एकदम हाई हेवी केपेक्स इंटेंसिव बिजनेस को नहीं पसंद करते, जहाँ पर बहुत ज्यादा कंपनी को पैसा लगाना पड़ रहा है टू अर्न द रिटर्न। हाँ, तो जैसे यदि आप ये पूछ रहे हैं कि भई आपके आइडिया जनरेशन कैसे होते हैं? बिकॉज़ देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि यदि आपने कंपनी ऑलरेडी खरीद ली है या आपको अच्छी लग रही है, तो आप क्या-क्या करोगे? तो मैंने उसके बारे में आपको बताया कि भई यू शुड अंडरस्टैंड कि पहले बिज़नेस कैसा है। लेकिन आपको इवन बिफोर यू गो देयर यू नीड टू शॉर्टलिस्ट अ सेट ऑफ बिज़नेसेस, है ना? तभी आप उसको स्टडी करोगे, हर चीज़ तो स्टडी कर नहीं सकते। तो आइडिया जनरेशन का जो मेरा अप्रोच रहती है, एक तो ये है कि भई आपने पिछले 5-10 साल से आप काम कर रहे हो, तो आपको कुछ बिज़नेसेस पता हैं। अब आप उसके कॉम्पिटिटर्स को देखते हो, जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या वो कोई इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो दैट कुड बी वन वे कि भई आपका आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, आपको कुछ बिज़नेस समझ में आते हैं, आप उनके अराउंड और कॉम्पिटिटर्स को देखो और देखो कोई और इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो उनको स्टडी करो। दैट इज़ अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड वन। दूसरा आइडिया आता है कि आप अलग-अलग कॉन्फ्रेंसेस में प्रेज़ेंट करते हो जाके, वहाँ पे आप ऑब्वियसली अपने आइडिया प्रेज़ेंट करते हो, दूसरे लोग दूसरे आइडियाज़ प्रेज़ेंट करते हैं। आप उनको स्टडी करते हो इन अ इनिशियल मैनर कि भई अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज़ यदि कोई प्रेज़ेंट कर रहा है तो एक फ़िल्टर उन्होंने लगा लिया अपना और यदि उन्होंने वो फ़िल्टरिंग कर ली है तो एट लीस्ट आप देख सकते हो कि यार इन्होंने क्या बोला, क्यों बोला, क्या मुझे समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो यू कैन डू डीप वर्क, है ना? तो एक वो हो सकता है कि भई आप प्रेज़ेंटेशंस में, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हो। तीसरा कुड बी स्क्रीन, एंड जो आप पूछ रहे हो स्क्रीन क्या करते हो आप? तो स्क्रीन में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ज़्यादातर बिज़नेसेस जो हैं साइक्लिकल हैं, सेक्युलर बिज़नेसेस बहुत कम हैं। नाउ जो सेक्युलर बिज़नेसेस हैं, वो हमेशा इंडिया में बिकॉज़ कम हैं, उनकी वैल्यूएशंस हमेशा बहुत एक्सपेंसिव होती है, राइट? सो देयरफॉर व्हाट यू हैव टू सी इज़ कि भई ओवर द लॉन्ग टर्म उन्होंने कैसे वैल्यू क्रिएट करी है शेयर होल्डर्स के लिए, राइट? बिकॉज़ क्या होता है कि कई बार जो कंपनीज़ अच्छी हैं, फॉर शॉर्ट टर्म रीज़न्स दे कैन बी बीटन अप, है ना? उनकी प्राइस एकदम से नीचे आ जाती है बिकॉज़ इन इंडिया वी नो वन ऑफ द रीज़न्स व्हाई वी लाइक इंडिया इज़ बिकॉज़ इंडिया में लिक्विडिटी बियॉन्ड द टॉप 50 और 100 नेम्स इज़ नॉट दैट हाई। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग खरीदते बेचते नहीं हैं। तो यदि कोई एक फोर्स सेलर आ गया, तो आपकी प्राइस एकदम से नीचे आ जाएगी। नाउ फोर्स सेलर आ गया वो उसकी प्रॉब्लम है। फॉर समबडी लाइक अस यदि हमें कुछ खरीदना है, हमें समझ में आता है और व प्राइस अच्छी है तो हम खरीदेंगे, है ना? तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडियन इक्विटी मार्केट में कि इट इज़ नॉट दैट डीप और फ्रॉम टाइम टू टाइम यू कैन गेट बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़। तो लेकिन जस्ट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यदि आपको मतलब फ्रॉम अ स्क्रीनिंग क्राइटेरिया यदि आपको लगता है कि भाई बिज़नेस अच्छा है, मतलब उसमें आपको रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ये सब डालोगे, आप देखोगे मैनेजमेंट स्टेक कितना है, क्या मैनेजमेंट स्टेक खरीद रहा है, बेच रहा है ओवर टाइम, कैसे उनका स्टेक चेंज हो रहा है, बिकॉज़ अल्टीमेटली मैनेजमेंट इज़ रनिंग डे टू डे और वो क्या सोच रहा है अपने बिज़नेस के बारे में। अब आपको उसके दिमाग में तो नहीं जा सकते आप, तो आप क्या करोगे, उसके एक्शंस पे जाओगे, राइट? और उनके एक्शंस में अब आप देखोगे कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पर वो स्क्रीन पे नहीं कैप्चर हो सकता, लेकिन शेयर होल्डिंग तो स्क्रीन पे कैप्चर हो सकती है, राइट? और आप उसमें ये सब फैक्टर्स को एक साथ आप वैल्यूएशंस देखते हो और फिर शॉर्टलिस्ट बनाते हो और मैं तो फिर अब और धीमे-धीमे क्या होता है, एक वॉच लिस्ट आपकी होती जाती है। जहाँ आपको हमेशा लगता है कि अच्छा ये स्टॉक यदि इस प्राइस पे आएगा तो मे बी इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड देन हम थोड़ा और काम करेंगे उसके बारे में। तो वो भी एक तरह से हमारा सोर्सिंग ऑफ आइडिया हो जाता है। ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई मीन आप बहुत साल से इन्वेस्टिंग में हैं,
तो ऐसा कोई स्टॉक जो आपके लिए मल्टी बैगर बना हो एंड उसमें आपने क्या-क्या देखा था और क्या-क्या सही गया? वर्सेस कोई एक ऐसा स्टॉक जो बुरा गया हो, बैड इन्वेस्टमेंट रही हो, उसमें आपने क्या-क्या देखा था और आपको लगा कि एक्स चीज़ें होंगी लेकिन वो हुई नहीं और वाई चीज़ें हुई? हाँ, नहीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड आई थिंक मुझे हमेशा लगता है केस स्टडीज़ आर द बेस्ट वे टू लर्न। जी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं जो बुरा गया फिर हम अच्छे पे आएँगे। तो जो बुरा गया और मैं उसका नाम भी आपको बताऊँगा इसलिए क्योंकि वो अब स्टॉक लिस्टेड नहीं है। अच्छा। तो एक कंपनी है टेम्पटेशन फूड्स। ये करीब 2012-13 में मैंने इन्वेस्ट किया होगा इसमें। तो ये कंपनी मुझे आज भी नहीं पता करती क्या है। तो क्या इसमें बुरा गया, क्या गलती थी मेरी? वो गलती ये थी कि मैंने ये स्टॉक खरीदा बिना बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग के। मुझे बिज़नेस नहीं समझ में आया था, तो फिर मैंने क्यों खरीदा? मैंने इसलिए खरीदा कि मैंने उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी टेम्पटेशन फूड्स की और जो टेम्पटेशन फूड्स की एनुअल रिपोर्ट है, यदि आपको चांस मिलेगा तो आप देखिए। बट वो बेसिकली एक ग्लॉसी मैगज़ीन है, ठीक है? हाँ। हुँ, उसमें उन्होंने फूड्स को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं, वो जी। सब है उसमें। पर उसमें बिज़नेस के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है और ये मेरी अर्ली पार्ट ऑफ माय जर्नी था। उतना समझ भी नहीं थी। तो मैंने खरीद लिया, चलिए ठीक है खरीद लिया, कोई बात नहीं गलतियाँ होती हैं। तो खरीद लिया, बट उसके बाद और बड़ी गलती करी और गलती क्या करी कि खरीद तो लिया लेकिन बिकॉज़ बिज़नेस कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो शेयर प्राइस जो था, जो भी हुँ, खरीदा मुझे याद भी नहीं कितने पे खरीदा, पर जो भी खरीदा उससे वो और नीचे होता गया। अब एक टेंडेंसी होती है कि यार आपको लॉस एवर्जन हो रहा है तो उसमें आप साइकोलॉजिकल डिनायल में चले जाओ कि यार नहीं ये तो कुछ नहीं है, छोड़ो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप वापस आ जाएगा। तो एक तो ये है कि आपने बिज़नेस या स्टॉक खरीद लिया, बट दूसरा आपने बिज़नेस के अपडेट्स नहीं देखे, ठीक है? तो ये नहीं देखा कि अच्छा क्वार्टरली क्या हो रहा है और वो इसलिए नहीं देखा बिकॉज़ प्राइस नीचे जा रही थी, तो बार जब भी देखो तो एक पेन लगता था कि यार इतना पैसा लॉस हो गया, राइट? तो वो देखा नहीं। तो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरा 100% लॉस है। जितना पैसा लगाया पूरा डूब गया, ठीक है? तो और उसका मेन लेसन यही है कि आप यदि किसी भी कंपनी में पैसा लगाओ, तो पहले आपको समझना है कि वो करता क्या है, क्यों करता है? अपने आप को बहुत एग्ज़ामिन करना है कि हम क्यों कर रहे हैं ये? क्या हमें समझ में आ रहा है कि या हम कोई और फैक्टर हमें ड्राइव कर रहा है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, है ना? दूसरा है कि यदि आपने इन्वेस्ट कर लिया है, तो आपको उस कंपनी को स्टडी कंटिन्यूअसली करने की ज़रूरत है। आपको समझना है कि मैनेजमेंट कैसा है, उनके बिज़नेस रिज़ल्ट्स कैसे आ रहे हैं और क्या आपको इस समय गिवन योर अंडरस्टैंडिंग, क्या आपको उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए? कई बार हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट कर लेते हैं, स्टॉक प्राइस नीचे जाता है, हम कहते हैं यार एक बार ये हमारी प्राइस पे आ गया हम बेच देंगे, पर वो गलत माइंडसेट है। इश्यू है कि यदि आपने आज की प्राइस पे, चाहे वो जो भी प्राइस हो, हायर हो, लोअर हो, डज़न्ट मैटर। यदि आज की प्राइस पे वो बिज़नेस आपको वैल्यूएबल नहीं लगता, कंपेलिंग नहीं लगता, तो आपको अपने स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में क्यों रखना है उसको? कोई रीज़न नहीं है उसको रखने का। आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। इनफैक्ट अगेन जैसे मैं इंडिया के बारे में बोलूँ, इंडिया में 5000 कंपनीज़ हैं लिस्टेड, उसमें से 1000 कंपनीज़ एटलीस्ट 1000 करोड़ मार्केट कैप की हैं। आपके पास वो एक यूनिवर्स है, तो आपको एक कंपनी पसंद नहीं आ रही है, आपको उसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है, लॉस अवर्जन नहीं रखना है कि अरे हम आज बेच देंगे तो हमें लॉस हो जाएगा। लॉस तो आपको हो ही चुका है। आपको ये समझना है कि लॉस तो आज हो ही चुका है यदि प्राइस नीचे आ गई हुँ, है ना? तो अब आपको बस सिर्फ ये है कि उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। यदि आपको लगता है बिज़नेस अच्छा है और मार्केट अननेसेसरी पनिश कर रही है, तो आप बिल्कुल रखिए उसको, उसका एडवांटेज मेबी अभी आपके पास पैसे और खरीद लीजिए यदि आपको लगता है कि बिज़नेस अच्छा करेगा। बट जस्ट बिकॉज़ आपको लॉस है, ये नहीं सोचना है कि यार जब हम ब्रेक इवन होगा तो हम बेचेंगे, वो गलत माइंडसेट है। तो ये एक बहुत बड़ा लर्निंग था और एक्चुअली मैं इसीलिए अभी भी ब्रिंग कर रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को वापस रिमाइंड कर पाऊँ कि ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। अ, तो आफ्टर दैट पेनफुल थिंग लेट्स टॉक अबाउट सम गुड थिंग्स। तो जो कंपनीज़ अच्छा की हैं एक्चुअली आप देखिए यदि तो इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि मल्टी बैगर अपॉर्च्युनिटी काफ़ी है और वो मल्टी बैगर अपॉर्च्युनिटी काफ़ी इसलिए है बिकॉज़ इंडिया ग्रोथ इकोनॉमी है। इंडिया में नए बिज़नेसेस आ रहे हैं और इंडिया के पास अपना कॉस्ट एडवांटेज भी है एंड पीपल एडवांटेज भी है। तो एक्चुअली मैं देख ही रहा था अपने पोर्टफोलियो में एंड आई ट्रैक
जो मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो है, मैं 2013 से उसको ट्रैक कर रहा हूँ, तो मुझे पता है, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। एंड इन जनरल काफ़ी मल्टीबैगर्स रहे भी हैं क्लियरली, विच हैज़ अलाउड मी कि अपना नया फंड शुरू कर लूँ यूएस में, ताकि बाकी लोगों का भी इन्वेस्ट कर पाऊँ। और यदि मैं देखूंगा तो मेन थिंग्स अक्रॉस दोज बिजनेसेस जो वर्क करी हैं, वो ये है कि आपको बिजनेस समझ में आता है, जो मैं आपको पहले कह रहा था, आपको कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप समझ में आता है कि वो बिजनेस किस एरिया में, लाइक कई बार हम कहते हैं अच्छा सॉफ्टवेयर में है, बट सॉफ्टवेयर इज अ वेरी वाइड एरिया, सॉफ्टवेयर में बहुत निशेस हैं, तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि वो कौन से निश में है, क्यों अच्छा कर रहा है और क्यों अच्छा करता रहेगा, राइट। फिर मैनेजमेंट, एंड मैंने जैसे पहले कहा, मैनेजमेंट यदि सही नहीं है तो आप पैसे नहीं बनाओगे, लेकिन यदि मैनेजमेंट सही है तो आप बहुत पैसे बनाओगे। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगेन ये कंपनी मैंने करीब 2017 में इन्वेस्ट किया था, 16-17 में, और 2018 में वी केम आउट, तो इट वाज नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट इट वर्कड आउट वेरी वेल। और ये कंपनी का नाम है इन्फिनिट कंप्यूटर सॉल्यूशंस। सो अब इन 2018 उन्होंने उसको डीलिस्ट कर लिया और प्राइवेट ले लिया था, बट हमने जब उसको 16-17 में इन्वेस्ट किया था, तब मैनेजमेंट के पास पहले भी तो ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज में थे, तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट करते थे। 2010 में ये लिस्ट हुई थी कंपनी, और जब हमने इसको देखना शुरू किया था 16-17 में, तो उस समय क्या हुआ था कि उसकी प्राइस उस समय वाज लोअर देन द आईपीओ प्राइस, और जो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी थी कंपनी की, वो बहुत ही अच्छी थी उनके पास, क्योंकि टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर सर्विसेज में तो ये लोग पैसे कमाते रहते हैं, जैसे मैं पहले कह रहा था, कैपेक्स ज़्यादा होता नहीं है, तो वो कैश एक्यूमुलेट होता जा रहा था, और उस कैश से ये बाय बैक करते रहते थे, डिविडेंड करते रहते थे, फिर भी इनको वैल्यूएशन नहीं मिल रहा था मार्केट में। तो वो वाली एक बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि भाई आप कंटिन्यूसली पैसे रिटर्न कर रहे हो शेयर होल्डर्स को, आपका मैनेजमेंट का बहुत अच्छा होल्डिंग है कंपनी में, 70% प्लस होल्डिंग थी, जो सीईओ जो चला रहा था कंपनी, उसकी करीब 3% होल्डिंग थी। सीईओ से मिले, आप बात करी, आपको समझ में आया कि नहीं, ये बंदा अल्टीमेटली वांट्स टू क्रिएट वैल्यू फॉर हिमसेल्फ बट आल्सो फॉर एवरीबॉडी एल्स, है ना, वो सबको। तो आपको ये पता था कि भाई चलो ठीक है, आज नहीं तो कल यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। उनका जो ऑफिस था बेंगलोर में, उनका खुद की बिल्डिंग थी, और जो उनकी बिल्डिंग थी, आप यदि उसकी वैल्यू करोगे मार्केट से, तो वो 50%, 30-40% ऑफ द मार्केट कैप जो थी, वो उस बिल्डिंग में ही लगी हुई थी। तो आप वो बिल्डिंग ही बेच देते, उसी से ही बहुत पैसे आपको आ जाते। आपको कैश दिख रहा था, आपको दिख रहा था ये नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो मतलब वो सारे रीज़न्स थे। और फिर जब 2018 में जो प्रमोटर था, प्रमोटर ने कहा अच्छा मार्केट मुझे वैल्यू नहीं देगी, तो मैं खुद ही इसको प्राइवेट ले जा लेता हूँ। तो उन्होंने मतलब हमारा मेरे ख्याल से 1-2 साल में डबल पैसा हो गया था, और हमने अच्छा पैसा लगाया था, क्योंकि हमें काफ़ी कन्विक्शन था। तो एक चीज़ मैं आपको और कहूँगा, और आपके लिसनर्स को ज़रूर कहूँगा, कि कई बार हम ये कहते हैं यार हमें मल्टी बैगर आइडिया चाहिए। वो बहुत अच्छी बात है, मल्टी बैगर आइडिया लीजिए। लेकिन दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि आपको एलोकेशन भी मीनिंगफुल होना जी। चाहिए। यदि आपने 2% लेके बैठ गए आप उस कंपनी का, 2% ऑफ योर पोर्टफोलियो, क्या फ़ायदा हुआ? 2% का 4% हुआ, कुछ मिला नहीं। यदि आपने 2 की जगह 20% लिया, तो 20 का 40 हो गया ना, तो इट बिकम्स अ लॉट मोर मीनिंगफुल। और तो देयरफॉर एक तो ये है कि आप अपना खुद रिसर्च करिए, लेकिन जब आपको समझ में आए कोई बिज़नेस, और आपको लगता है ये सही बिज़नेस है आपके लिए, और आपके पास स्टेइंग पावर है, तो फिर उसको बैक करिए अपने कन्विक्शन को विथ मनी। डोंट बी टू स्केयर्ड, वो वाली बात मैं लोगों को और बताना चाहूँगा। सर, अभी जैसे आप एक आईटी स्टॉक की बात कर रहे थे, तो अगेन अगर मैं थोड़ा और सेक्टर स्पेसिफिक हो जाऊँ, तो आईटी सेक्टर में आपकी क्या राय है? बिकॉज़ आईटी स्टॉक्स में अभी आप देखोगे कि जितनी वैल्यूएशन उनको कोविड के समय और कोविड के बाद थोड़ी मिली थी, अब एक्चुअली वो इतना हॉट स्टॉक्स एज़ सच नहीं रहे। तो आईटी सेक्टर में या आईटी स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में आपकी क्या व्यू है? एंड करंटली जो आईटी स्टॉक्स में जो गिरावट आई है, उसमें आपकी क्या राय है? हुँ। तो लॉन्ग टर्म में आई थिंक आईटी स्टॉक्स शुड डू वेल, और उसका रीज़न ये है कि जो कॉस्ट आर्बिट्राज है इंडियन आईटी कंपनीज़ का, वो परसिस्ट कर रहा है। वो 20 साल पहले भी था, आज भी है, और वो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में रहेगा भी। और उसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि डेमोग्राफिक्स ऑफ इंडिया एनकरेजेस दैट, ठीक है ना? तो देयरफॉर वो कॉस्ट आर्बिट्राज रहेगा।
नाउ अब आपको दूसरी बात ये सोचनी चाहिए, ठीक है कि कॉस्ट साइड पे तो एक एडवांटेज है। अब आप उसको दूसरी तरफ देखिए कि रेवेन्यू साइड पे या ग्रोथ साइड कैसी दिख रही है। वहाँ मुझे लगता है कि बिकॉज़ आईटी सर्विसेज़ प्राइमरीली इज़ एक्सपोर्ट बिज़नेस, ठीक है ना? इंडिया में भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इनका जो रेवेन्यू आता है, चाहे वो यूरोप से आता हो या यूएस से आता है, ठीक है? तो दोज़ आर द 2 मेन मार्केट्स। नाउ बोथ दोज़ मार्केट्स आर गोइंग टू बी थोड़े प्रॉब्लम में है, शॉर्ट टर्म में, ठीक है? तो सब लोग कॉस्ट कटिंग में लगे हुए हैं, राइट? नाउ यदि आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, तो उस कॉस्ट कटिंग के चलते क्या होगा कि आउटसोर्सिंग भी बढ़ेगी। लेकिन एक और प्रॉब्लम क्या होगी कि आप यदि आईटी सर्विसेज की जो कंपनी जो हो, तो ऐसा तो नहीं है कि 5 कंपनियाँ, 10 कंपनियाँ हैं, 100 कंपनियाँ हैं, 200 कंपनियाँ हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो आउटसोर्स कर रहा है, वो बोलेगा भई ऐसा है कि आप इतना ही दे रहे हो, लेट मी गो एंड चेक विद समबडी एल्स, है ना? तो वो जो प्राइस प्रेशर रहेगा, वो रहेगा। और ओके। हमें तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं आएगी, बट ओवर लॉन्ग टर्म इट कुड बी प्रीटी इंटरेस्टिंग। एंड सर, तो आईटी एक अच्छा सेक्टर हो गया, देन फाइनेंशियल एक अच्छा सेक्टर हो गया, देन हमने केपेक्स इन सब की बात की। एंड ओवरऑल सर, अगर मैं सेक्टर, ऐसे कौन से सेक्टर्स आपको लगते हैं जहाँ पे हेडविंड्स हो सकती है, मतलब ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा? जैसे अभी हमने देखा कि न्यूज़पेपर सेक्टर या जो मीडिया में बहुत सारे चेंजेस आए, जिसकी वजह से पहले ऐसा होता था कि हम एड्स न्यूज़पेपर में देते थे, बट आज हम सोशल मीडिया पे एड्स देने लगे, तो न्यूज़पेपर रिलेटेड कंपनीज को बहुत मार्केट ने पनिश किया। तो ऐसे कोई सेक्टर जहाँ पे आपको लगता है कि हेडविंड्स हो सकती है? करेक्ट। देखिए टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पफुल बट ऑल्सो कई सेक्टर्स में इट विल बी हर्टिंग एज़ वेल, है ना? हम आईटी सर्विसेज़ ही कह रहे हैं, हमें लगता है कि भई कॉस्ट आर्बिट्राज रहेगा, लेकिन क्या यदि कल को कोड ऑटोमेशन हो गया, तो फिर आईटी सर्विसेज़ का कहाँ एडवांटेज है ना? तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आपको बताया, वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है। आज की डेट में मैं कह रहा हूँ कि हाँ, एडवांटेज रहेगा, बट यदि अब चैट जीपीटी आ रहा है और वो आपके लिए कोडिंग कर सकता है और लोग कोडिंग की प्रॉब्लम्स चैट जीपीटी में डाल के उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, देन कुड दैट लीड टू कि भाई आपको इतने लोग नहीं चाहिए, और आईटी सर्विसेज कुड बी इवन अ हेडविंड, राइट? तो मतलब मेरा कहना ये है कि आज की डेट में यदि आप देखिए तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी काफ़ी बिजनेसेस को डिस्ट्रॉय भी कर रहा है, राइट? पीछे म्यूजिक वाज एक्चुअली अ नेगेटिव, नाउ अगेन the same technology is helping music. You know, music distribution में चाहे वो सारेगामा हो या अदर यूनिवर्सल म्यूजिक हो, इन सब में it is a huge help, because Spotify is now able to license that. So टेक्नोलॉजी कभी हेल्पफुल भी होता है, कभी हर्टफुल भी होता है। आज की डेट में यदि मैं देखूं तो हेडविंड्स मुझे कहाँ दिख रहे हैं? एक तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में वैल्यूएशंस इन सम ऑफ द लाइक्ड सेगमेंट्स आर वेरी हाई, लाइक एफएमसीजी, you know, Nestle sells at 60 70 times. I'm not picking out Nestle and saying Nestle will go down, I'm not saying that, पर मैं ये कह रहा हूँ कि यार मुझे समझ में नहीं आता, यदि 10-15% की ग्रोथ आ रही है, जो कि वो आ रही है, या कॉलगेट देख लो आप या हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लो, ग्रोथ कोई बहुत ड्रामेटिक नहीं है, कंपटीशन बढ़ रहा है वहाँ, ठीक है? अभी रिलायंस वहाँ पे आ रहा है, अमेजन ऑब्वियसली अपने ब्रांड्स ला रहा है, और लोगों को समझ में आ गया है कि भाई कंज्यूमर गुड्स जो है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसमें आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, एडवर्टाइजिंग मतलब आपका करंट एक्सपेंडिचर काफ़ी है, ठीक है? तो लोग कह रहे हैं यार ठीक है, हम भी डाल देते हैं पैसे, अभी यदि हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम भी लेट अस आल्सो पुट द मनी, और हम अपनी ब्रांड्स बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिजनेसेस खराब हैं, बिजनेसेस अच्छे हैं, बिजनेसेस बहुत लंबा चलेंगे, बट आपको वैल्यूएशंस भी देखनी पड़ेंगी, और ये जो एक्सट्रापोलेट हम कर लेते हैं ना कि भाई 20 साल पहले देखिए कितनी हमें वैल्यू, कितना हमारा शेयर होल्डर रिटर्न आ गया है, बट यदि आपका बहुत सारा शेयर होल्डर रिटर्न इन द लास्ट 5 years आ गया है, तो नेक्स्ट 5 years इट्स लाइकली इट मे नॉट बी दैट हाई। आई एम नॉट सेइंग इट विल डेफिनेटली नॉट बी हाई, आई एम जस्ट सेइंग कि लाइकलीहुड ऑफ दैट गोज डाउन, बिकॉज आपकी स्टार्टिंग वैल्यूएशंस मैटर, है ना? तो कितना हेडविंड आएगा डिपेंड्स ऑन हाउ मच इज द ग्रोथ, बिकॉज मार्केट पॉसिबली थिंक्स कि अच्छा ग्रोथ रहेगा, एंड दैट इज अ परफेक्ट सिनेरियो। अच्छा ग्रोथ रहेगा तो मे बी दिस वैल्यूएशंस कैन सस्टेन, राइट? पर थोड़ा सा भी डिप आया तो वैल्यूएशंस विल कम डाउन, एंड तो उस तरह के, जैसे पेंट सेगमेंट आप देख लीजिए, राइट? पेंट में इतना कंपटीशन आ रहा है, नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं,
जी। और स्टिल पेंट कंपनीज ट्रेड एट वेरी हाई मल्टीपल्स। क्यों? और अल्टीमेटली आप देखिए इंडिया में पेंट कंपनीज सेल एट सच हाई मल्टीपल्स, बट बाहर पेंट कंपनीज डोंट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड ग्रोथ इज देयर एंड आई डोंट डिनाई दैट, पर आपको कंपटीशन भी तो देखना पड़ेगा ना। कहाँ कंपटीशन आ रहा है आज की डेट में? 3 नए प्लेयर्स पेंट में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स से। जी। और तो यस, आपको मोड्स हैं, आपके बेनिफिट्स हैं, आप शायद कंटिन्यू टू ग्रो कर पाएँ। लेकिन I don't want to then pay 60, 70, 80 multiples for that. So those are some of the areas I would say. एंड सर जो न्यू एज बिज़नेस आ रहे हैं जैसे नायका हो गया, ज़ोमैटो, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रॉफिट पर से एज़ सच इतना है नहीं या बहुत ही मतलब कभी प्रॉफिट हो गया, कभी नहीं हुआ। तो सर्टेनिटी नहीं है इन बिज़नेसेस में। तो आप न्यू एज बिज़नेसेस को कैसे देखते हैं? मतलब आप इन्वेस्ट करते हैं, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दीज़ कंपनीज़? हाँ, तो देखिए न्यू एज बिज़नेस का जो फंडामेंटल प्रेमाइस था वो ये था कि आप मार्केट शेयर कैप्चर करो और आपको वैल्यूएशन, आपको प्रॉफिट्स बाद में आएँगे, ठीक है ना? कोई बात नहीं, प्रॉफिट्स की चिंता मत करो, यदि आपके पास मार्केट शेयर है तो आप बाद में प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हो एंड देन यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है? दैट इज़ द प्रेमाइस। अब आप चाहे पॉलिसी बाज़ार देख लो, चाहे आप ज़ोमैटो देख लो। ज़ोमैटो इंटरेस्टिंगली, जैसे मान लो हम ज़ोमैटो लें, ज़ोमैटो, स्विगी आर द 2 मेन प्लेयर्स, राइट? हुँ, अभी ऊपर था वो, उसको ज़ोमैटो ने खरीद लिया, तो इफेक्टिवली 2 प्लेयर्स हैं। अब 2 प्लेयर्स जो हैं, कई बार 2 प्लेयर्स बहुत पैसा कमाते हैं, राइट? जैसे अब आप देख लीजिए कोका कोला एंड पेप्सी, राइट? दोज गाइज बोथ मेक लॉट ऑफ मनी। अल्टीमेटली इट इज शुगर्ड वाटर, frankly it can sell for 1/10 the price and they will still make money possibly, right? But they still make money because both of them keep prices काफी high, है ना? अब जोमेटो स्विगी कल को यदि यही चीज करें कि भाई ठीक है ऐसा है, now that is by the way anti competitive, they cannot हुँ, come together and say हाँ ठीक है हम प्राइसेस ऊपर रखेंगे। बट हो सकता है कि कल को ऐसा हो कि भाई इनको फंडिंग ना मिले एंड पीपल से यार अब तो हमें ऐसा है कि अब हमें प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी अपनी डिलीवरी और फूड की, या वी नीड हायर मार्जिन फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स। कुछ भी हो सकता है, बट इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि दोनों कंपनियां काफ़ी पैसा कमा सकती हैं बिकॉज इट्स अ वेरी कंसोलिडेटेड मार्केट। देखिए सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं, राइट? एंड ऑल्सो दूसरी चीज़ आपने नोट करी होगी एंड रिसेंटली आई वाज रीडिंग कि जोमेटो इज पुलिंग आउट ऑफ स्मॉल टाउन्स बिकॉज वहाँ पे हुँ, इनफ इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही हैं। बट बड़े टाउन्स में तो आज की डेट में आदत ही बन गई है कि चलो भाई जोमेटो पे मंगवा लो पैसा खाना एंड पैसा दे दो, कोई बात नहीं, राइट? तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि कब उस अपॉर्चुनिटी को प्रॉफिट में ट्रांसलेट कर पाएंगे आप, राइट? तो इन सिचुएशंस में हमारा जो एटीट्यूड होता है वो ये होता है कि भाई ठीक है हम वेट करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। जी, हमारे पास जैसे मैंने पहले भी कहा बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हुँ, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो जब हमें ऐसा लगने लगेगा कि भाई ये जो हमारा एक एक्सपेक्टेशन है कि ये पैसे बनाएँगे क्योंकि इतना कंसोलिडेटेड मार्केट है, जब वो ट्रांसलेट होने लगेगा तब हम पॉसिबली मोर सीरियसली देखेंगे। इस समय वो पैसे गँवा रहे हैं और एक और बहुत बड़ा रिस्क है कि आज की डेट में कैपिटल ईज़िली अवेलेबल है नहीं। जी, तो यदि ये पैसे लूज़ करते रहेंगे तो ऐसा ना हो कि कल को दे आर नो मोर इन द बिज़नेस एंड द होल बिज़नेस दूसरे प्लेयर को मिल जाए। तो उस केस में आपने पैसा लगाया और अब आप ज़ीरो पे आ गए। तो ज़ीरो वाला रिस्क तो जो है, एक्चुअली इन्वेस्टिंग में एक ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले आपको अपना डाउनसाइड देखना होता है, राइट? यदि आप अपना डाउनसाइड, आपका लग रहा है कि डाउनसाइड है, देन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आपको डाउनसाइड को हमेशा मैनेज अच्छी तरह करोगे आप, तो आपका अपसाइड अपने आप काफ़ी अच्छी तरह आपको टेक केयर करेगा। तो अभी जैसे ज़ोमैटो में मुझे नहीं पता कि वो कब प्रॉफ़िटेबिलिटी की तरफ जाएँगे, कब सेल्फ सस्टेनेंस की तरफ जाएँगे। एक बार बिज़नेस सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए और कंसोलिडेटेड हो, तब वहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी हो सकती हुँ। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यहाँ पे पीछे मैं बहुत सारी किताबें देख रही हूँ। तो अगर आप कुछ अच्छी बुक्स रिकमेंड करें हमें? श्योर। एक तो मैं सभी को रेकमेंड करूँगा कि पुअर चार्लीज़ एल्मनैक, ये चार्ली मंगर की टॉक्स पे है, और ये जो है पीटर कॉफमैन ने ये बुक को एडिट किया है। बहुत ही अच्छी बुक है। ये बुक इन्वेस्टिंग की थोड़ी बहुत है बट मोस्टली इट इज़ अबाउट कि आप कैसे अच्छी ज़िंदगी जिएँ। इट इज़ अबाउट
अंडरस्टैंडिंग हम कहाँ मिस्टेक्स करते हैं, क्यों मिस्टेक्स करते हैं, कैसे उसको अवॉइड कर पाएँ। तो मेरे हिसाब से ये बुक जो है वो लाइफ लेसन्स की है। इट इज़ नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग। पर ये जो है फ्रैंकली इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है कि हमें अपने स्कूल में अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, स्कूल कॉलेज में, बट हम नहीं सिखाते हैं। और यदि यही चीज़ें हम अल्टीमेटली बाद में भी समझ पाएँ तो आई थिंक एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें हो सकता है। इन्वेस्टिंग में मैं तो वैल्यू इन्वेस्टर हूँ, दूरदर्शी इंडिया फंड भी वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलॉसफी से ही इन्वेस्ट करता है। और उसमें जो बहुत ही अच्छी बुक लिखी है वो बेन ग्राहम ने लिखी है। बेन ग्राहम इज़ द फाउंडर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग सॉर्ट ऑफ, एंड उन्होंने जो बुक लिखी है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बफेट ऑलवेज हैज़ अ लॉट ऑफ प्रेज़ फॉर इट। तो आप जो लिसनर्स हैं मैं उनको एनकरेज करूँगा कि वो बुक पढ़िए। बड़ी सिंपल सी बुक लिखी है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सारा कुछ समझ में आना चाहिए। और वो आपको आँखें खोलेगी कि भई स्टॉक्स में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक्चुअली बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कई लोग यही मिस्टेक करते हैं, आज ये ऊपर जा रहा है खरीद लो, क्या है ये बिज़नेस आपको पता ही नहीं है। तो वो वाली मिस्टेक्स मत करिए। जैसे एक और कई बार मैं देखता हूँ कि इंडिया में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज़ प्योर गैम्बलिंग। आपको क्या उसमें इनसाइट हो सकती है 1 महीने में और 2 महीने में जहाँ आपके शॉर्ट टर्म होता है। इंडेक्स में कर रहे हो वो अलग बात है। बट मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए। तीसरी बुक मैं सजेस्ट करूँगा पीटर लिंच की है, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। अगेन बड़ी सिंपल बुक है। ये सारी बुक्स ऐसी हैं जो आप पढ़ सकते हैं आराम से, ईज़ी रीडिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको एक बेसलाइन, एक फाउंडेशन मिलेगी आपको कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। सिमिलरली हार्वर्ड मार्क्स की है, बड़ी इंटरेस्टिंग। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सॉरी। और एक ऐसा सेकंड लेवल थिंकिंग भी बहुत अच्छी किताब है, वो मैंने पढ़ी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग भी मैंने पढ़ी है, वो दोनों हाँ, बहुत अच्छा, हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप तो दैट्स वेरी गुड। बट ये मतलब और आज की डेट में बुक्स की कोई कमी नहीं है, यदि आपको सेथ क्लारमैन की द मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल सके, और बहुत अच्छी बुक है, ऑनलाइन तो मिल ही जाएगी आपको, यदि देखोगे आप। अगेन ये जो सारी बुक्स हैं ये फाउंडेशनल होती हैं, दे गिव यू एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और फिर उसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते राइट सर। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत मज़ा आया, बहुत सारी स्पेशली सेक्टर्स पे बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका सवाल ये होता है कि आगे कौन से सेक्टर्स में टेलविंड्स होंगे, तो आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन का आंसर दे दिया। सो थैंक यू वेरी मच सर। आई होप आपको ये सेशन में मज़ा आया होगा। हाँ, नहीं काफ़ी अच्छा सेशन था, मज़ा आया। आप कई बार होता क्या है कि क्वेश्चंस आर द आंसर्स। तो जब आप दूसरों से क्वेश्चन सुनते हो तब आपको भी सोचना पड़ता है कि अच्छा क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो क्वेश्चंस हमेशा एक आपको क्रिएटिविटी, एक आपको फोर्स करते हैं सोचने के लिए, और मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है। तो मज़ा आया। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए और लोगों को एजुकेट करते रहिए, बिकॉज़ अल्टीमेटली फाइनेंस इज़ सच एन इम्पोर्टेंट फील्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अगेन अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनफ नहीं सिखाते हैं फाइनेंस के बारे में, और वो एक बहुत बड़ा गैप होता है जब लोग फ्रॉम एजुकेशन टू वर्कफोर्स में आते हैं कि भाई आपको पता ही नहीं है फाइनेंस कैसे मैनेज करना है। एंड हाउ कैन दैट बी? फाइनेंस तो एक चीज सभी को करनी ही है, तो वो तो सिखाना ही चाहिए। या राइट, सही, ये सही है एक्चुअली। सो थैंक यू वेरी मच सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड फन।